बच्चा जब मोबाइल चलाएगा, उसके लेक्चर देखेगा तो उसके रेडिएशन को टारगेट खराब होगा, मेमोरी पावर रिड्यूस होगा। गूगल एआई के माध्यम से डिजिटल माध्यमों से जुड़ करके अपना समय बर्बाद कर रहा है। बच्चों को मोबाइल से हटाइए अगर उनका कैरियर आपको बनाना है। लेकिन एआई और डिजिटल मीडिया का जो साइड इफेक्ट है, हमें उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उससे भी बचने की आवश्यकता है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज द्वारा आयोजित मंथन कॉन्क्लेव। और ये लगातार सिलसिला सुबह से जारी है और हर क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हर क्षेत्र के वैसे गणमान्य लोग आ रहे हैं जो चर्चा कर रहे हैं सभी विषय पर। बुलेट न्यूज का ये जो उद्देश्य है, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम राजनीति पर ही चर्चा करें। हमारा ये कारोबार पिछले साल भी था, हमने पिछले साल भी उद्देश्य यही था हमारा कि हर सवाल का जवाब मिले। सवाल कई हैं, शिक्षा के सवाल हैं, छात्रों के सवाल हैं, उनके भविष्य के सवाल हैं, तो सबको लेकर के चलना है और सबसे सवाल है। इसलिए हमारा जो टैग लाइन है कि ये सवाल, समाधान और समाज, ये तीनों लेकर के हम चल रहे हैं मंच पर। हमारे साथ में विवेकानंद ग्रुप के निदेशक शंभू शरण सिंह जी हैं, आपका स्वागत है मंच पर। और एक आगरा एजुकेशनल हब के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष कुमार हैं और दोनों किसी परिचय के मुहताज नहीं है। दोनों अलग एजुकेशन क्षेत्र से, दोनों ये कह सकते हैं कि छात्रों के भविष्य को बेहतर कैसे करना है, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरा सवाल शंभू सर आपसे होगा। कई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं आप, औरंगाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कई चीजें लेकर के आपके संस्थान द्वारा बीएड कॉलेज हो या और भी प्राइमरी से लेकर तमाम एजुकेशन की व्यवस्था है। चुनौतीपूर्ण क्या लगता है यहाँ पर आपको, माहौल कैसा दिखता है, ये बताइए। औरंगाबाद की जो ये पावन धरा है, धार्मिक धरा है, वह शैक्षिक दृष्टि से काफी समृद्ध हुआ है। यहाँ के बच्चों के पास प्रतिभा है और उनके लिए अच्छा माहौल उपलब्ध करा के विकास की संभावनाओं के तमाम द्वार खोले जाने संभव है। अभी क्षेत्र में चुनौतियां जो थोड़ी है सामाजिक स्तर पे, वह मेरी समझ में यह है कि घरेलू माहौल जो शिक्षा को संभालने के लिए, बच्चों की जिंदगी को संभालने के लिए आवश्यक पहलू में से है शिक्षक, विद्यालय और बच्चे का घर। माता पिता उसके पहले शिक्षक के रूप में उनको उल्लेखनीय भूमिका रही है, आरंभिक दिनों से, प्राचीन काल से रही है। वो माता पिता को घर पहला विद्यालय है जहां बच्चा सीखता है। तो वहां से लेकर के यह दूरी, इसका जो समग्र एक प्रैक्टिस से उठेगा तो हम और बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष है, एक आगरा एजुकेशन हब नीट और जेईई को लेकर के और ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। औरंगाबाद जैसे क्षेत्र में क्या स्कोप देख रहे हैं? छात्रों का रुचि इस फील्ड में है, इस क्षेत्र में है, और उद्देश्य क्या था, यहाँ शुरू करने का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का आयोजन किया। देखिए, औरंगाबाद में बात करूं तो पहले से माहौल काफी बदला है। शहर तेजी से आगे बढ़ा और डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन आज भी एक बहुत ही आम समस्या है, सभी लगभग औरंगाबाद के जो भी हमारे नागरिक हैं उनको पता है, पेरेंट्स को पता है, एक शिक्षा का और दूसरा स्वास्थ्य का, हेल्थ और एजुकेशन। अभी पॉलिटिकल डिबेट भी चल रहा था काफी, और लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टी इस पे रेज कर रहे हैं क्वेश्चंस और एक दूसरे को कवर अप कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज हमारे जिला में शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज भी आपके घर में कोई इमरजेंसी केस आ गया हेल्थ का, आप सदर हॉस्पिटल जाइए, नो डाउट काम हुआ है, बिल्डिंग बनी है,
चीजें तेजी से बढ़ रहा है। बट आपको भी पता है, ग्राउंड रियलिटी है कि अगर आपको बहुत सीरियस हो जाए 100 में 90% केस में रेफर ही ऑप्शन है। आप गया भेजते हैं, गया के बाद मदर मेडिकल को पटना भेजा जाता है। इस दौरान जनरली 100 में आप मान के चलिए कि लगभग 30-40% पैसेंट का डेथ हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ व्यवस्था की कमी है स्वास्थ्य में। अगर स्वास्थ्य बहुत अच्छा यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिल जाए की जरूरत ही नहीं। मैक्स जैसे अपोलो जैसे अस्पताल छोटे छोटे शहर में आ जाए, जैसे अमेरिका में है, आप जापान में देखिए, वहां का हेल्थ इतना बेस्ट है। हम लोग भी धीरे कर सकते हैं। आजादी के इतने टाइम हो गया, चाइना ने खुद को रिफॉर्म कर लिया, जापान ने खुद को रिफॉर्म कर लिया, क्या हम आज भी वही रोड या ये जो नाला में भी बच्चे बह जा रहे हैं उसी पे रहेंगे? तो कहीं ना कहीं मेरा ये था कि चलो स्वास्थ्य में तो है ही प्रॉब्लम, शिक्षा में भी यही विगत कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि औरंगाबाद में बच्चों की मजबूरी बन गई थी बाहर जाना। आपको भी पता है, पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को अपने नजर से दूर दें। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा उनके पास रहे, लेकिन उनकी मजबूरी है कि बच्चा अगर यहाँ रहेगा तो अच्छा कुछ नहीं कर पाएगा, बाहर जाएगा तो शायद कुछ अपने जीवन में कामयाब हो जाएगा और अपने जीवन यापन कर पाएगा। इतनी बेरोजगारी, और इस मजबूरी में और ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बाहर भेजने के लिए मजबूर है। हम ये जानना चाहते हैं, पेरेंट्स से मेरा सवाल बहुत कॉमन था। आप कोटा में चले जाइए, आप दिल्ली में चले जाइए, इवन आप पटना के जितनी इंस्टीट्यूट है उसमें चले जाइए। मैं क्योंकि अन अकेडमी नोएडा में भी काम किया, अन अकेडमी अलीगढ़ सेंटर पे काम किया, आकाश पटना में काम किया, और उसके बाद जो है इन्वेंटर्स एडुकेयर पटना उसमें भी वर्क किया। तो मैंने लगभग देखा है हर जगह पे, कहीं भी आप जाइएगा तो आपको मेजर जो टॉप फैकल्टी है, टॉप आपको बताने की जरूरत हमें नहीं है, बच्चों को भी पता है, जितने टॉप फैकल्टी हैं वो कहीं ना कहीं बिहार से बिलोंग करते हैं। कोटा सिस्टम की जहां तक हम बात करें, जो पेरेंट्स का एक पोर्टफोलियो डेवलप हो गया है कि हम बच्चा को कोटा भेजेंगे तो डॉक्टर बन जाएगा, आईटी बन जाएगा। आप कोटा सिस्टम की बात कीजिए, राजस्थान का, टीचर्स बिहार का, बच्चा मेजर बिहार का, जगत कोटा है। क्या हम वही बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं यही वो भी यही से बिलोंग करते हैं, क्या मैं इसी जगह पे उनको वही चीज नहीं दे सकता हूँ क्या? इसी सब सोच को देखते हुए मैंने एक्सपीरियंस किया कि नहीं, हमें भी अपने जिले के लिए करना चाहिए। और मेरा यही उद्देश्य था, जो सबसे मेन उद्देश्य है कि अपने औरंगाबाद जिले से बच्चे के पलायन को रोकना। हम जब दिल्ली का बच्चा औरंगाबाद नहीं आ सकता, मुंबई का बच्चा औरंगाबाद नहीं आ सकता, हमारे यहाँ का बच्चा बाहर क्यों जाएगा, वहां की डिसीजन क्यों चलेगा? हम उसको होल्ड करेंगे। अब सवाल है कि हम होल्ड कैसे करेंगे? तो होल्ड करेंगे, उसका सबसे पहला जो फैसिलिटी वहां है वो फैसिलिटी मैं यहाँ दूं। जो शिक्षा के फंडे बाहर है क्योंकि यहीं के लोग चला रहे हैं उसको भी, वो शिक्षा के फंडे हमारे शहर में लागू हो जाए। हमारे पास सारी रिसोर्सेज है, सब कुछ है। आज के डेट में डिजिटल इंडिया है, आपको भी पता है, हर एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आप अमेरिका का लेक्चर यहाँ देख सकते हो बैठ के जी। तो सारी चीजें ओपन मार्केट है, हम उसको रोके। और आपको भी पता है, दुख की बात भी है, बच्चे जब बाहर जाते हैं पेरेंट के नजर से दूर होते हैं, तो कुछ बच्चे तो नो डाउट सही डायरेक्शन में रहते हैं और नीट के में अच्छा रैंक से ला पाते हैं, मेहनत करके। उनको लगता है कि हम घर से इतना दूर आए हैं, माँ बाप जमीन बेच के उनको पढ़ा कर पाते हैं। लेकिन मेजर होता है बच्चे, 1 लाख बच्चे कोटा में जाते हैं तो 500 का सिलेक्शन होता है। 99.5% बच्चे आपको पता रिटर्न बैक है। अगर मैं बात करूं, वहां पे भी एक सिस्टम है कि बच्चे जब पेरेंट्स से दूर होते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम उनका कमता है, तो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ड्रग्स के शिकार होते हैं, कुछ अलग सोशल इवेंट के शिकार होते हैं। और फाइनली आपको पता है कि कोटा में अभी सुसाइडल केस तेजी से बढ़ रहा है, बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। आप उनको माँ बाप भेजे ड्रीम पूरा करने के लिए, डॉक्टर बनेगा, बनेगा, मेरा घर संभालेगा, और बच्चा सुसाइड कर ले रहा है, उनका पूरा सपना खत्म हो जा रहा है। कम से कम आपके घर के आसपास रहेगा तो आप मॉनिटर करेंगे, उनको देख पाएंगे कि हाँ भाई मेरा बच्चा कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है, इसको तुरंत मोटिवेशन की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। एक सवाल ले लेंगे शंभू सर से, शिक्षा क्षेत्र से लगातार सालों से जुड़े हुए हैं आप, कई समस्याएं हैं, अब राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ पर हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं। ये चर्चा अक्सर सामने आती है कि सरकारी स्कूलों को लेकर के उसकी व्यवस्था और प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था और उनकी व्यवस्था पर आपको क्या लगता है, कैसे सरकारी स्कूलों में और बेहतर शिक्षा किया जा सकता है, जब प्राइवेट स्कूलों में, कोचिंग में, कॉलेजों में अगर बेहतर दिया जा सकता है? सरकार खर्च तो कर रही है, आखिर क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में वो सारी
फैसिलिटी होने के बावजूद व्यवस्था नहीं कर पा रही है। शिक्षा की जो प्रणाली है, शिक्षा की जो व्यवस्था वो नहीं कर पा रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया है और समय के बदलते परिदृश्य में हमें हमेशा अपडेट रखने को होता है। उसके लिए बड़े संसाधन की जरूरत होती है। अपडेटेड कंप्यूटर लैबोरेटरी चाहिए, वाईफाई चाहिए, इंटरनेट चाहिए और साइंस और दूसरे जो लैब्स की जरूरत है उसका प्रोविजन चाहिए। प्रॉपर अभी स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पूरे देश भर में एक आंदोलन सा सरकार ने चलाया हुआ है। स्वास्थ्य के लिए स्कूल से भी सही है, व्यक्ति जब फिट रहेगा तब तो ठीक से पढ़ाई कर पाएगा। तो स्वास्थ्य भी सबसे बड़ा धन है, शास्त्रों में कहा गया है। तो इन सब चीजों को मिलाकर के वहां भी बहुत काम करने की जरूरत है। आपने ऐसा प्रश्न खड़ा किया है कि हमारे और प्राइवेट और सरकारी के आप नहीं आपको पता भी चला कि आप सरकारी स्कूल कॉलेज से भी जुड़े हैं। तो हमारे जो कुछ बहुत सारे मित्र दोस्त अगर उन विद्यालयों से जुड़े हुए हैं तो मेरे ऊपर प्रश्न खड़ा हुआ, उन्होंने बैठ के शिकायत कर दी। ऐसा नहीं, सभी जगह है और सब लोग कुछ न कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी चाहे छोटा विद्यालय हो, बड़ा विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट स्कूल के बड़े बनने वाले विद्यालय हो या जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे जैसे लोग जो आकर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं प्राइवेट के रूप में, सब जगह काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। सब लोगों ने मिलकर औरंगाबाद को, औरंगाबाद के शक्ति प्रदेश को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और आने वाले कल में और भी नई कड़ियां जुड़ेंगी। सरकार भी काफी पैसे खर्च कर रही है अपने विद्यालयों को ठीक करने के लिए। वहाँ सर एक मिनट, जुड़े हुए आप विद्यालयों इसलिए में बस भी रहे हैं क्योंकि आप विद्यालयों में उसकी नहीं हमारे इसलिए पूछा आपसे, आप दोनों जगह अनुभव कर रहे हैं। मेरा सवाल सर समझिए। हाँ, जो सच है उसको स्वीकार करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ ये मैं नहीं कर सकता। मैं भी, सब लोग श्रेष्ठ रूप से काम कर रहे हैं, उस श्रेष्ठ परिवेश में हम भी कुछ श्रेष्ठ हो रहे हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में केवल विवेकानंद का ही काम नहीं सवाल में नहीं है। बिल्कुल, जो सरकारी विद्यालय है सबकी पहुंच हमारे ही यहाँ हो यह जरूरी भी नहीं है, यह संभव भी नहीं है। सरकारी विद्यालयों में भी लोग जाएंगे ही, क्योंकि हमारा तो उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें कई लेयर्स के लोग हैं। उस आर्थिक परिदृश्य में हर लेयर के लोग जीते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, आगे का सपना देखते हैं। उसमें सबको विवेकानंद मिले, सब डीएवी मिले या सब जीडी गोयनका में जाए या डीपीएस में जाए या बनारस के दूसरे स्कूलों में जाए, ये जरूरी नहीं। सरकारी विद्यालयों में भी जो जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। हम लोग सरकारी विद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं जी। हम लोग के जमाने में सरकारी विद्यालय नहीं हुआ करते थे, इक्का दुक्का कोई बड़े बड़े मिशनरी स्कूल जो बड़े शहरों में थे। तो ऐसा नहीं कहेंगे, सब लोगों ने अपने अपने स्तर से जो जिस स्थिति में है सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। उसमें विवेकानंद ने कुछ चीजों को बेहतर ढंग से लाके फिरोया जो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट का जो परिदृश्य था उसको हमने आरंभ से अपने कड़ी में जोड़ा। जैसे आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया है, वहाँ इस बात पर विशेष फोकस है कि क्लासरूम में किताबी शिक्षा से हट करके लैब, लेबोरेटरी में, खेल के मैदानों में और दूसरे क्रिएटिव आयामों को उनके लिए खोल करके उनके मन मस्तिष्क को, उनके चिंतन शक्ति को बढ़ाने में विद्यालय मदद करें, उनको आगे बढ़ाएं। तो किताब पढ़ते पढ़ते एक ही विषय में लगे उनका मन मस्तिष्क जो है वो उतना इनोवेटिव नहीं हो पाता है, क्रिएटिव नहीं हो पाता है, वो नया चीज नवाचार अन्वेषण नहीं कर पाते हैं। इन तमाम चीजों का अध्ययन करने के पश्चात NEP 20 में इन चीजों का प्रावधान किया गया है। हम ऐसे लोग आने वाले काल में सारे विद्यालय मिलकर के हम लोग औरंगाबाद की रक्षा परोसेंगे, बच्चों को अच्छा अवसर उपलब्ध कराएंगे और औरंगाबाद के बच्चे जैसे आज भी हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंस्पायर के माध्यम से साइंस के क्षेत्र में नया प्रयोग करना हो या आकर टेक्निक लैब के माध्यम से विवेकानंद परिवार के स्कूलों में आकर टेक्निक लैब भी है जो नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। तो उसके माध्यम से बच्चों का जो इनोवेटिव और क्रिएटिव जो टैलेंट है हम उसको आगे बढ़ाने में योगदान करा पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग मिलकर इस शिक्षा को संभालेंगे और लोग यहाँ के बच्चों को तलाश, दूसरी प्रतिभा को तलाश करके आगे बढ़ाएंगे, देश की सेवा के लिए
समर्थ नागरिक के रूप में हम समाज को उसको परोसेंगे। सर आशुतोष सर सवाल हो रहा क्योंकि औरंगाबाद में एक अलग कोर्स चला रहे हैं और ये कोर्स एक सोच के साथ आप चला रहे हैं। नीट जेईई के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए जाते हैं कि एक स्तर का शिक्षा मिलेगा। औरंगाबाद में कैसे रोकेंगे उसको लेकर के तैयारी, आपने तो कहा कि हम ऐसे फैकल्टी को यहाँ ले आएंगे, सवाल यही है कि फैकल्टी आने से क्या वो व्यवस्थाएं चेंज हो जाएगी, वो सोच चेंज हो जाएगा, जो लोग सोचते हैं कि औरंगाबाद जैसे शहर में उस शिक्षा के लिए देखिए, सोच धीरे धीरे पेरेंट्स का बदला है। इस बार भी हमारे 22 मार्च को मैंने इनॉग्रेशन किया था अपने सेंटर का यहाँ पे, और विगत मुश्किल से 3 से 4 महीने हो रहे हैं, 300 प्लस बच्चों को हमारे यहाँ एनरोलमेंट मिली, जिसमें कि 100 प्लस बच्चे नीट जेईई के हैं। उसमें से लगभग 30-40 का ऐसा था जो पटना चले गए थे, उनको रिटर्न बैक करवाया। इवन कुछ ऐसे थे जो फ्री भी पेमेंट किए हुए थे, उन्होंने रिफंड लिया। तो ऐसा नहीं है, हमारा अगर हम सारी फैसिलिटी वो चीजें आपके घर के बगल में लाके रख देंगे तो कोई भी पेरेंट्स या कोई बच्चा क्यों चाहेगा बाहर जाना। खास करके मान लीजिए गर्ल्स स्टूडेंट की हम बात करें, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी सब कुछ आपकी नजरों के सामने रहेगा, हर चीज आप देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, है ना। तो पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि आप बिलीव कीजिए, हम आपके बच्चों का सपना हमारा सपना है और उसको हम बिल्कुल खड़े करेंगे और हर समय निरंतर प्रयास रहेगा कि इसको कोटा में डेवलप करते रहे, बढ़िया रैंक, अच्छा प्रोड्यूस हो, बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हो और अच्छे जगह जाए। एक सवाल, आखिरी सवाल ले लेंगे क्योंकि और भी गेस्ट हैं हमारे। सवाल, एआई का जमाना आ गया है, डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया है, कैसे देख रहे हैं? एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रहे हैं तो एजुकेशन का पैटर्न भी चेंज होना चाहिए। कितना सहायक हो रहा है ये एआई सिस्टम शिक्षा में? सबसे पहले सर हम सर से चाहेंगे सर जवाब। देखिए, एआई शिक्षा में उसका अभी नया नया प्रयोग आरंभ हुआ है और उसके माध्यम से बच्चों की समझ को तीव्रता प्रदान करने में और शीघ्र समझ का माहौल बनाने में हम सहायता ले सकते हैं। लेकिन एआई और डिजिटल मीडिया का जो साइड इफेक्ट है, हमें उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उससे भी बचने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में आप अपनी युवा शक्ति का एक बड़ा वर्ग, जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहा वर्ग है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना अधिकांश समय गूगल एआई के माध्यम से, डिजिटल माध्यमों से जुड़ करके अपना समय बर्बाद कर रहा है और गलत चीजें सीख रहा है। उसके जो प्रगति के पथ हैं उससे वह भटक रहा है। यदि इसे शीघ्र संज्ञान में नहीं लिया गया तो आने वाला कल एक बोझिल आबादी का सामना हमें करना पड़ेगा। एक ऐसी आबादी जो हमारे लिए, हमारे घरों के लिए बोझ बनेगा। इससे तमाम अभिभावकों से, माताओं बहनों से मेरा विशेष अनुरोध है कि बच्चों को एआई और डिजिटल मोबाइल का उपयोग करते समय में आप एक दिनचर्या का निर्धारण कर दें कि अमुक समय में ही उसे अभिभावकों की निगरानी में ही उससे जो भी उसको योगदान लेना है, जो भी उसके माध्यम से कुछ फैक्ट्स इकट्ठा करने हैं, उसका उपयोग करें। फालतू का समय उसमें लगे रहने से बच्चे का समय बर्बाद होगा, उसका मन मस्तिष्क भटकेगा। आप सब जानते होंगे अभी हाल ही में सरकार को गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाना पड़ा। इसमें एक बड़ी आबादी गेमिंग के चक्कर में या तो भटक गई थी और कर्जे के बोझ तले दब गई थी। अभिभावक को पता भी नहीं है और उसके ऊपर लोन खड़ा हो रहा था। तो सरकार ने देर ही सही, लेकिन सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है। मैं चाहता हूं आने वाले कल में भी सरकार इस पर भी चिंतन कर रही है। हम लोगों ने अपने से लिखा भी है, तो सरकार इस पर चिंतन करेगी और इसका एक सीमित और फ्रूटफुल फलदायी उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसमें हम सबको मिलकर के काम करना होगा, तब जाके यह संभव हो सकेगा। सर आपसे लेंगे यही एआई का जो यूज है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना नुकसानदेह है और कितना, क्योंकि आप वैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको जरूरी भी है ये,
और युवा भी हैं आप, तो उसको ज्यादा समझ सकते हैं, तो क्या आपका इस पर नजरिया है? देखिए, जैसा कि सर ने कहा कि साइंस जो है हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। जरूरत यह है कि उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। मैं बच्चों के बोलता हूँ, खास करके स्कूली बच्चों का 11th 12th के स्तर तक, बाद में तो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है और फैमिली प्रेशर बढ़ता है। बट 12th तक के बच्चों का और उनके पेरेंट्स से भी मैं मतलब निवेदन करना चाहूंगा। बच्चों को मैं क्लास में बताता हूँ कि आप याद रखिए, आज का जो ट्रेंड है उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें बच्चों का फायदा कम हो रहा, नुकसान ज्यादा हो रहा। 5-5, 6-6 घंटे बच्चा जब मोबाइल फोन चलाएगा, उसके लेक्चर देखेगा, तो इसके रेडिएशन से उसकी आंखें भी खराब होगी, मेमोरी पावर रिड्यूस होगा। 3-3, 4-4 घंटे मैं देखा हूँ, मैंने बच्चों को, क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व किया है, 4-4, 5-5 घंटे नॉन स्टॉप गेम खेलते रहता है। एडिक्शन, गेम एडिक्शन होते जा रहा है, रील का एडिक्शन होते जा रहा है, सोशल मीडिया की एडिक्शन होते जा रही है, और बच्चे उससे इंफॉर्मेशन कम ऐसे कर रहे हैं और जो टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। तो मैं एक ही कहना चाहूंगा कि मोबाइल हटाओ, सिलेक्शन पाओ। ये बच्चों से आप 12th तक एकदम मोबाइल हटाइए, सिलेक्शन लेके आइएगा। जितने आईआईटी के टॉपर्स हैं, नीट के टॉपर्स हैं, वो बुक और पेन, आज जो क्लासिकल मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं। बुक ओपन करा, पेन लिया, पेपर लिया, प्रैक्टिस किया, बुक बंद की, बुक से स्टडी कीजिए। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई एआई है, कोई टेक्नोलॉजी है, बुक की सब्स्टिट्यूट नहीं, क्योंकि सारे जो एआई फीचर है वो तो ह्यूमन ने इंट्रोड्यूस किया है ना। हम ही गूगल पे इंफॉर्मेशन डालते हैं, कहां से डालते हैं? बुक से डालते हैं, रिसर्च होता है। तो उससे बचना है, बुक स्टडी को बढ़ावा देना है। और जहां तक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात है सर, हमारा जो क्लासरूम है तो पूरी तरह से हाइब्रिड क्लासरूम है और स्मार्ट बोर्ड का प्रॉपर सेटअप है, सीसीटीवी कैमरा है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप पटना में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं। आप आकर के भी कोई सेंटर में विजिट कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने दे रखी है। तो डिजिटल बोर्ड पे हम ऑलरेडी उनको ये चीजें प्रेजेंट करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे हार्ट का स्ट्रक्चर बताना है, तो एक 3D फिगर है, उसको प्लेन फिगर में बहुत प्रॉपर नहीं बनाया जा सकता, तो हम फिगर को इंसर्ट करते हैं, उनका काम चल जाता है। रिक्वायरमेंट है ही नहीं घर पे देखने का। हाँ, कभी ये है कि अगर क्लासेस छूट जाए, मान लीजिए बच्चे का तबीयत खराब हो गया, उस केस में जो हम रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर करेंगे, कुछ चीजें जो अवेलेबल है वो आप वॉच कर सकते हैं, बट वो लिमिटेशन के साथ। फैमिली उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, बच्चों को मोबाइल से हटाइए अगर उनका कैरियर आपको बनाना है, वरना ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे साइट्स चल रहे हैं, इवन कुछ कुछ कंट्री का एजेंडा भी है कि भारत को बर्बाद कर दो, उसके लिए वो सारे वो हथियार सोशल मीडिया को उठा चुके हैं, बच्चा उसी में लगा रहेगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो मंथन का कारोबार जारी है और लगातार जुड़े रहिए, और भी हमारे अतिथि हैं उनसे भी लगातार हम बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच।